सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लट्टू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए एक स्टॉक का जिसका नाम है रिलायंस पावर। जैसा कि ये जो कंपनी है अंबानी ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी अनिल अंबानी जी की ये कंपनी है, पावर सेक्टर में काम करती है। और जैसे कि पावर सेक्टर में गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है और आगे आने वाले मंथ्स में पावर सेक्टर कहीं ना कहीं पे गर्मियों में पावर की बहुत जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस में सबसे पहले कंपनी को ओवरव्यू करेंगे कि कंपनी का कारोबार किस तरह का है। दूसरा हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये जानेंगे कि कंपनी का आरओई कितना है, यानी कि कंपनी जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे पर कितना पैसा कमा रही है, या आरओसी कितना है, यानी कि कंपनी अपने पैसे को कितना इफिशिएंटली यूज कर पा रही है, या डेट टू इक्विटी, कहीं कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा तो नहीं है, या उसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी प्रमोटर्स के पास कितने हैं, उसमें एफआईआई डीआईआई की क्या सिचुएशंस है, या उसका कैडर यानी कि कंपनी जो पास्ट परफॉर्मेंस है कंपनी की वो किस तरह से रही हुई है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसका पैग रेशो यानी कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है, ये हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। और दूसरा जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपको पता ही है कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम स्टॉक का सपोर्ट, उसके दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस लेवल को जानेंगे, और उसमें इंडिकेटर्स में हम आरएसआई को 14 के आरएसआई पर स्टॉक किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या वो ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में है, वो हम देखेंगे। या ईएम 20 के ईएमए पर जो स्टॉक है वो मोमेंटम है क्या स्टॉक के अंदर या मोमेंटम नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आज मैं यहां पर हूं एक पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी, जो पहले काफ़ी बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी थी और अभी थोड़ा सा क्राइसिस में चल रही है, उसका फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कि उसके क्या सपोर्ट लेवल होंगे, क्या टारगेट होगा, और किस तरह से वो ईएमए और जो उसका आरएसआई है वो किस तरह का है, या उसका डेट इक्विटी रेशो, उसका रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, आरओई किस तरह का है। तो इस तरह से पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट सेक्शन में, रिलायंस पावर हैज एस्टेब्लिश्ड टू डेवलप द कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बोथ इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली ऑपरेट हो रही है कंपनी और इंडिया में भी पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेट करती है। उसके बाद में चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। सबसे पहले मार्केट कैप पे। मार्केट कैप पे क्यों जाते हैं हम, बिकॉज मार्केट कैप से हमें वॉलेटिलिटी का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि इस स्टॉक के अंदर क्या कोई पंप डंप सिचुएशन तो नहीं है। तो 16,000 करोड़ की कंपनी है, तो पंप डंप से तो बहुत दूर है, काफ़ी बड़ी है, और कंपनी 20,000 करोड़ से नीचे है, 5,000 करोड़ से ऊपर है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है, यानी वॉलेटिलिटी थोड़ा सा एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं पी पर। पी इसका कुछ दे नहीं रखा है, पी गायब है। तो जब पी गायब है तो इंडस्ट्रियल पी के साथ में इसको कंपेयर हम कैसे करें। अब इंडस्ट्रियल पी तो इसका दे दिया भाई 30.70, बट स्टॉक का पी तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए इसको कंपेयर हम नहीं कर सकते। हाँ, आरओसी देखें तो बहुत कम है, 1.43, यानी कि कंपनी प्रॉफिट अपने जो मनी है उसको इफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है। दूसरा आरओई देखें, यानी कि इन्वेस्टर के पैसा पर भी कंपनी नेगेटिव रिटर्न बना रही है, कुछ खास पैसा नहीं बना रही है। डेट टू इक्विटी देखें तो कंपनी पर डेट भी है 1.04, यानी कंपनी के ऊपर डेट भी है। पैग रेशो देखें तो पैग रेशो अभी कुछ दिया नहीं हुआ है, वो गायब है पैग रेशो। तो थोड़ा सा देखो, जिन जिन चीज़ों के नंबर थोड़ा गायब होते हैं ना, जैसे पी नहीं है, पैग रेशो नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन कंपनीज पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे इसने बहुत अच्छा पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनी काफ़ी रिकवर की है। पहले से 3-4 रुपये पे इसका स्टॉक चलता था और आज 41 पे है, यानी रिकवरी तो है, बट
अभी भी थोड़ा सा इसके नंबर्स उतने अच्छे नहीं हैं अगर हम देखें तो। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे चलें तो पी को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं हम किसी भी तरीके से, क्योंकि पी उसका दे ही नहीं रखा, तो कैसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन में भी पी हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसका यहाँ पे जैसे आपको पता ही है कि रिलायंस पावर का पी तो दे ही नहीं रखा। जैसे हम ये देखें तो यहाँ पे रिलायंस पावर के सामने ये जो पी है कुछ है ही नहीं, तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की सिचुएशन डाली हुई है, कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब है ही नहीं, पी एन नहीं है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो नेट प्रॉफिट में क्या है कि पहले, अब मैं कह रहा हूं ना, कंपनी पैसा ही नहीं बना रही। देखो -98 करोड़ था, फिर 2800 करोड़ का एकदम से प्रॉफिट, और उसके बाद में सीधा 42 पे आ गया। यानी कि पैसा कंपनी अब बना नहीं रही है। अगर कंपनी पैसा नहीं बना रही तो वो आपको कैसे देगी पैसा, ये सोचने वाली बात है लॉजिकली। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये क्वार्टरली था और ये एनुअली। देखो एनुअली कितना आ रखा है, एनुअली -408, फिर 2000 करोड़ नेगेटिव, और अब 2400 करोड़ पॉजिटिव आ गई एकदम से। तो यार देखो, जहां पर इस तरह का स्टॉक हो ना, जिसमें एकदम से नेगेटिव एकदम से पॉजिटिव हो, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ ना। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत वैल्यूएबल, बहुत पोटेंशियल स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में। आप इस तरह के स्टॉक्स में अगर लगाओगे तो पैसा बन भी सकता है और पैसा नहीं भी बन सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन, क्योंकि ये पेनी स्टॉक टाइप का स्टॉक है, ये भागेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी होगी इसमें। मिड कैप कंपनी है तो वॉलेटिलिटी तो होगी ही होगी। बाकी जो एक कैगर है देखने वाला है, वो इसका बहुत अच्छा है। कैगर अच्छा है, यानी पास्ट में इसने पैसा तो बना के दिया है इन सिचुएशंस में भी, चाहे वो 49% का 1 ईयर में है, 45% का 3 इयर्स में है, और 5 इयर्स में 101, यानी 100% का है पूरा। यानी पैसा तो थोड़ा बना के दिया है कंपनी ने, बट रिस्की है कंपनी अच्छी है पर रिस्की है, ये चीजें बहुत है इसमें। इवन इसका CWIP देखें अगर, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो 2300 करोड़ से 1200, फिर 1200 से 1300, यानी CWIP तो बढ़ रहा है इसका कहीं ना कहीं, जो ये कि पॉजिटिव चीज है। भाई जो चीज पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव कहना बहुत जरूरी है, जो चीज नेगेटिव है उसको नेगेटिव कहेंगे। अब यहाँ पे कैश फ्लो को अगर देखें हम, तो 48 से 46 हुआ, 46 से 284 हुआ, 248 हुआ, तो कैश फ्लो भी ठीक है, अच्छा है। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में वैसे कंपनी के 23% की होल्डिंग है इनकी। ठीक है, जो FIIs हैं वो 1295 हैं, DIIs 280 है। क्या FII DIIs की भी होल्डिंग बढ़ी है? तो वो देख लेते हैं। देखो जो वो है प्रमोटर्स हैं वो लगभग कंसिस्टेंट है, 23.24, 23.27। जो FIIs हैं वो 1271 से कितने हो गए, 1312 हो गए, यानी थोड़ा सा बढ़ा है। और जो DIIs हैं वो 3.06 से 288 हो गए, यानी कि थोड़ा सा घटा है। एक जगह थोड़ा बढ़ा है, दूसरी जगह थोड़ा घटा है, यानी कि बैलेंस हो गए हैं दोनों के दोनों। यानी कि ना तो इसमें घट रहा है कुछ, ना इसमें कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, ओवरऑल देखो कंपनी तो ठीक है, लेकिन कंपनी के ना फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं है। इसको हम पेनी स्टॉक्स में रख सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी का ROE सही नहीं है। जैसे आप ये देख ही रहे थे, ROC सही नहीं था, -17 था, ROE 1.43 था, तो थोड़ा सा डेट इक्विटी 1.04 था, जो काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा रिस्की है। पैसा बन सकता है बट प्रोबेबिलिटी उसकी कम है जो देखे तो। अब चलते हैं इस स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस पे। देखो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे बड़ी चीज क्या है, प्राइस सेक्शन। प्राइस सेक्शन के लिए हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। तो 1 डे का जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये कितना दिखा रहा है 1 डे में, 1.45
बियरिश ट्रेंड है, नीचे की साइड है, घटा है शेयर, डिक्लाइनिंग है। 1 वीक में पॉजिटिव दिखा रहा है, चलो 1 वीक में पॉजिटिव है, अच्छी बात है, 8.14 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में 1 मंथ में पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है, अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। अगर 1 मंथ में भी इतना पहुंचा है, ये मार्केट गिरी थी ना अभी, पर 3 मंथ्स का जो देखें 2.73, उसमें सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, ठीक है। 6 मंथ का देखें, जो मिड टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है इसका, वो 18.34 है, वो भी नेगेटिव है, बियरिश है। और जो 1 ईयर का देखें वो 44 है। देखो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो तो थोड़ा सा सही था, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी घटी थी ट्रम्प की टैरिफ के कारण और फिर एकदम से बढ़ी, तो ये 1 वीक 1 मंथ वगैरह पॉजिटिव हो गए। जो लॉन्ग टर्म है वो सही था इसका। तो अभी जो इस तरह का स्टॉक है इसके अंदर ना रिस्क बहुत है, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन जो कैगर है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, वो बहुत अच्छे थे फास्ट के, क्योंकि गवर्नमेंट का भी जो फोकस था वो पावर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा था। और आगे आने वाले समय पे वैसे अच्छा हो सकता है, ये 3-4 महीने इसके अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि समर सीजन चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वजह से ये अच्छा कर सकता है। बाकी आगे हम देखें इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की, कि तो सपोर्ट लेवल अब अगर आप इसके देखें तो 31 का है और दूसरा सपोर्ट लेवल 25 का है, और जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो अगला टारगेट हो सकता है इसका 48 का है। अगर ये 48 को क्रॉस कर जाता है तो 53 का है, 53 के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, 53 के बाद तो फिर ये रॉकेट भी बन सकता है अगर 53 क्रॉस करता है, एक बड़ा ब्रेकआउट देता है अगर। तो उसके पहले अब इसका RSI देख लेते हैं, जो कि एक मोमेंटम और स्ट्रेंथ को बताता है। तो RSI 54 पे चल रहा है, यानी मिड लेवल पे चल रहा है। जब RSI 40 से नीचे होता है इसका मतलब ओवरसोल्ड जोन में है, जब RSI 60 के ऊपर होता है इसका मतलब ओवरबॉट जोन में है, जब 40 और 60 के बीच में है इसमें मिड में है, साइडवेज है, यानी कि कुछ नहीं पता ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, ठीक है जी। उसके बाद एक और मोमेंटम वाला वो देख लेते हैं, इसमें EMA देख लेते हैं, इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे बोलते हैं, वो देख लेते हैं, 20 डेज का देख लेते हैं। देखो 20 डेज के मूविंग एवरेज में अभी नीचे चल रहा था प्राइस, ये देख रहे थे, अभी ऊपर आ गया है। वैसे मोमेंटम तो है इसमें, मंथ में वीक में मोमेंटम तो है, बट RSI के हिसाब से देखें तो अभी ये साइडवेज है, क्योंकि RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक लीडिंग इंडिकेटर है, जिसके थ्रू हमें पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि स्टॉक में मोमेंटम है स्ट्रेंथ के साथ में या नहीं है। तो अभी तो ये साइडवेज चल रहा है, तो अभी इसको साइडवेज चलने दो। वैसे करंट प्राइस इसका वही है, 42.21 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।